नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर से नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की मुलाकात। कुंभ 2027 और आवास योजनाओं पर सहयोग का किया अनुरोध। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर आदेश में किया संशोधन। वैक्सीनेशन के बाद अब आवारा कुत्तों को उनके मूल इलाकों में छोड़ा जाएगा। पकड़ने में बाधा डालने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में बनी अस्थायी झील को खोलने के हो रहे प्रयास। जिला अधिकारी प्रशांत आर्य राफ्ट से झील के दूसरे किनारे लोगों से मिलने पहुंचे। 1336 परिवारों को पहुंचाया गया सुरक्षित स्थान पर। उनतीस अगस्त को उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल दिवस पर होगा भव्य आयोजन। 38वें राष्ट्रीय खेलों में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल दिवस पर मिलेगा नगद धनराशि। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत चयनित खिलाड़ियों की धनराशि की जाएगी डीबीटी। और बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में दीर्घकालिक पूजा करने वाले श्रद्धालुओं को अब स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंचाया जाएगा प्रसाद। भारतीय डाक सेवा विभाग और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के बीच साइन हुआ एमओयू। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट की और राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश, हरिद्वार और अन्य तीर्थ क्षेत्रों में आगामी कुंभ 2027 को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे के विकास और आवास योजनाओं से जुड़े विषयों पर केंद्र सरकार से सहयोग का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश के गंगा कॉरिडोर में HT-LT विद्युत लाइनों के भूमिगतकरण और स्वचालन से जुड़े 547.83 करोड़ रुपए की DPR को RDSS योजना के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। साथ ही हरिद्वार कुंभ क्षेत्र के लिए 315 करोड़ के समान प्रस्ताव को भी RDSS योजना में सम्मिलित करते हुए शीघ्र अनुमोदन का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ऋषिकेश गंगा, हरिद्वार गंगा और टनकपुर स्थित शारदा रिवर फ्रंट को विश्व स्तरीय धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के रूप में विकसित कर रही है। उन्होंने THDC की CSR निधि से 100 करोड़ रुपए के सहयोग का अनुरोध करते हुए कहा कि यह प्रयास न केवल नमामि गंगे कार्यक्रम को बल देगा, बल्कि सतत पर्यटन और स्थानीय आजीविका को भी बढ़ावा देगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार से अपेक्षित सहयोग प्राप्त होने पर उत्तराखंड आगामी कुंभ के भव्य, सुरक्षित एवं पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील आयोजन के साथ साथ आवास एवं आधारभूत संरचना विकास के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई प्राप्त करेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों को लेकर अपने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए एक नया अंतरिम फैसला सुनाया है। इस फैसले को अब पूरे देश में लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में बदलाव करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उनके मूल इलाकों में ही छोड़ा जाएगा, लेकिन रेबीज पीड़ित या आक्रामक कुत्तों को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने यानी फीडिंग पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इसके बजाय नगर निगम यानी MCD को कुत्तों के लिए विशेष फीडिंग स्थल बनाने का निर्देश दिया गया है ताकि व्यवस्थित तरीके से उनकी देखभाल हो सके। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ निर्धारित जगहों पर ही कुत्तों की फीडिंग की जाएगी। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई इन नियमों की अवहेलना करता हुआ पाया गया तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को फीडिंग करने की अनुमति नहीं दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश केवल दिल्ली NCR तक सीमित था, लेकिन अब इसे पूरे भारत में लागू करने का निर्णय लिया गया है। उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम के स्याना चट्टी में बनी अस्थायी झील को खोलने के लिए प्रशासन द्वारा सभी जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं। झील का जल स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य राफ्ट के माध्यम से झील के दूसरे किनारे पर स्याना चट्टी के लोगों से मिलने पहुंचे। उन्होंने झील को जल्द खोलने और हर संभव सहायता दिए जाने का आश्वासन दिया। सभी टीमें राहत बचाव कार्य और झील से जल निकासी पर तेजी से काम कर रही हैं। भूवैज्ञानिकों की टीम द्वारा मौके पर झील का निरीक्षण किया जा रहा है। स्याना चट्टी में 1336 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।
आपदा प्रबंधन के मास्टर ट्रेनर मस्तान सिंह भंडारी ने बताया कि हमारी टीम द्वारा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, अग्निशमन, ड्रोन कैमरे की मदद से झील खोलने का प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में और उनकी स्वयं की वहाँ पे उपस्थिति में भी वहाँ पे हम लोगों ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो हमारी आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं वो सब हम लोगों ने वहाँ पे जो है वहाँ पे भेजी हैं। उनके पास हम लोगों ने ऑलरेडी जो है राफ्ट भी भेजी हम लोगों ने और लाइट की भी हमारे पास पर्याप्त जो है मात्रा है। और इस कंडीशन में कि अगर कहीं जो कम्युनिकेशन अगर हमारा कट हो जाता है तो उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास जो सैटेलाइट भी हमारे पास जो है वहाँ पे उपलब्ध है। स्याना चट्टी में झील का लेवल धीरे धीरे कम किया जा रहा है। सभी टीमें अपने स्तर से झील से जल निकासी में जुटी हुई हैं। स्याना चट्टी में जो यमुना नदी पे जो अवरोध पैदा हुआ था उसमें लगभग 1 से 1.5 मीटर की कमी आई है तो सुबह के जल स्तर से, और वहाँ को लगातार झील को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा वहाँ पे घटनास्थल पे मौजूद है, साथ ही आप उनके साथ सारी टीम है जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, यूआरटी, आपदा प्रबंधन, पैरामेडिक और सारी टीमें वहाँ पे मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी है। लगातार हो रही बारिश से नैनीताल की नैनी झील सहित जिले की सभी प्रमुख झीलों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गर्मियों के दौरान जहां झीलों का जलस्तर निचले स्तर तक पहुंच गया था, वहीं अब लगातार हो रही बारिश झीलों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। वर्तमान में नैनी झील का जलस्तर 10.2 फीट, भीमताल का 40 फीट और नौकुचिया ताल का जलस्तर 12 फीट तक पहुंच गया है। जलस्तर बढ़ने से झीलों की खूबसूरती और भी निखर गई है, जो पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। सिंचाई विभाग के कुमाऊं क्षेत्र के मुख्य अभियंता संजय शुक्ल ने बताया कि सभी झीलों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी विगत 2 महीनों में बड़ी अच्छी बारिश हुई है और जो विंटर्स रेन पहले नहीं हुई थी उसका इम्पैक्ट था पहले। वर्तमान में झील में लेवल काफ़ी अच्छा है और इस समय मैक्सिमम लेवल जो हम मेंटेन करते हैं 10 फीट 2 इंच यानी लेक में, वो इस समय चल रहा है। इससे ऊपर का जो भी पानी है उसको हम स्पिल आउट करते हैं। तो अभी लबालब भरी हुई है और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को उनकी नगद इनाम धनराशि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के समारोह में प्रदान की जाएगी। इनके अलावा प्रदेश के खिलाड़ियों को कुल मिलाकर लगभग 22 करोड़ रुपए की धनराशि इस दिन वितरित की जाएगी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने शुक्रवार को खेल निदेशालय के सभागार में आयोजित बैठक में इस समारोह की तैयारी की समीक्षा की। बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि परेड ग्राउंड में 29 अगस्त को भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि समारोह में 38वें राष्ट्रीय खेल के पदक विजेताओं को उनकी नगद इनाम धनराशि के 11.69 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले कुल 432 खिलाड़ियों और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में देश के लिए पदक जीतने वाले उत्तराखंड के 27 खिलाड़ियों को भी नगद इनाम धनराशि वितरित की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के 14 से 23 वर्ष तक के 2199 चयनित खिलाड़ियों को 3 करोड़ 97 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि डीबीटी की जाएगी। 30 अगस्त को हमारा जो राष्ट्रीय खेल दिवस है उसकी तैयारियों की समीक्षा की गई है और 29 अगस्त को हम अपना राष्ट्रीय खेल दिवस देहरादून में ही सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसका उद्घाटन होगा और ये सत्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस राष्ट्रीय खेल दिवस पे हम लोग 30 नेशनल गेम में जो हमारे विनर्स रहे हैं उन सभी को हम नगद इनाम धनराशि देने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो उदीयमान के खिलाड़ी हैं, इसके अलावा हमारे जो मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के हमारे जो खिलाड़ी गए हैं यानी कि 8 से 14, 14 से 23 वर्ष तक के बच्चों को भी उनके खातों में सीधे सीधे डीबीटी की जा रही है। सचिव संस्कृत शिक्षा दीपक कुमार ने आज अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान पिथौरागढ़ के विकास भवन सभागार में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए संचालित विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को गंभीरतापूर्वक विकास योजनाओं पर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि बैठक में लगभग 25 से 30 बिंदुओं पर चर्चा की गई। इससे पहले सचिव दीपक कुमार ने संस्कृत गांव उर्ग और संस्कृत विद्यालय सुआकोट का भी निरीक्षण किया। पिथौरागढ़ शहर के ही पास हमारा एक संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है उर्ग, तो उर्ग का भी मैंने निरीक्षण किया। उसके बाद हम एक अपने सुबाकोट में एक विद्यालय है
उसमें भी गए थे। और फिर यहाँ पे अधिकारियों के साथ बैठक की रूटीन है कि हर 3 महीने में हम लोग बैठक करते हैं फील्ड में जाकर के। तो ये कार्यक्रम क्रियान्वयन के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं चल रही हैं सरकार की, उनका मॉनिटरिंग होता है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में दीर्घकालिक पूजा करने वाले श्रद्धालुओं को अब स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रसाद पहुंचाया जा रहा है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने औपचारिक रूप से एमओयू के तहत स्पीड पोस्ट से श्रद्धालुओं को प्रसाद भेजने की सेवा शुरू कर दी है। देहरादून डाक सेवा के निदेशक अनुसुईया प्रसाद चमोला ने बताया कि बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के साथ इस सेवा को लेकर एक करार हुआ था, जिसमें भारतीय डाक सेवा के माध्यम से देश विदेश में रहने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस सेवा के जरिए बीते रोज 42 श्रद्धालुओं को प्रसाद भेजा गया है। इस संबंध में भारतीय डाक विभाग की एक सेवा है, प्रसादम सेवा, जिसके माध्यम से जो भी हमारे विभिन्न मंदिर हैं या फिर जो इस तरह के ट्रस्ट हैं बने हुए, तो उनके थ्रू कोई भी श्रद्धालु देश विदेश से प्रसाद की सेवा जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में हमने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, जो कि बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर को जो है मैनेज करती हैं, तो उनके साथ एक हमने करार किया है हाल ही में। और इसके माध्यम से जो बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर का जो प्रसाद है उस पूरे भारत में श्रद्धालुओं तक जो है उपलब्ध हो सकेगा भारतीय डाक विभाग के माध्यम से। शहर में स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से नगर निगम की ओर से देहरादून के सभी 100 वार्डों में बेसलाइन सर्वे कराया जा रहा है। इस कार्य को 100 स्वयं सहायता समूहों को सौंपा गया है। वहीं देहरादून के नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने कहा कि इस सर्वे के अंतर्गत वार्ड के सभी घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को शामिल किया गया है। जो ये बेसलाइन सर्वे हो रहा है, ये हमारे यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उनके माध्यम से करवाया जा रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है, पूरे देहरादून नगर निगम क्षेत्र के अंदर वार्ड वाइज कितने घर, कितने व्यापारिक प्रतिष्ठान, कितनी दुकानें, कितने जो हैं ऐसे दुकानें जहाँ पे मांस मच्छी वगैरह का विक्रय होता है, इन सब का चिन्हीकरण करके, पहचान करके उस हिसाब से अपनी कार्य योजना को अनुरूप देना, ये इस बेसलाइन सर्वे का मुख्य उद्देश्य है। दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर और एक निजी संस्था के संयुक्त तत्वावधान में आज दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर के सभागार में धराली फ्लैश फ्लड टाइमलाइन में एक और आपदा विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर दिनेश सती ने अपने व्याख्यान में कहा कि लगभग हर वर्ष मानसून के समय हिमालयी क्षेत्रों में इस प्रकार की आपदाएं होती हैं। उन्होंने उपग्रह आंकड़ों के माध्यम से भूमि आकृतियों की अस्थिरता को मापने और वर्षा आधारित आंकड़ों से हैजार्ड मॉडलिंग करने की प्रक्रिया पर विस्तार से प्रकाश डाला। डॉक्टर सती ने स्पष्ट किया कि खीरगंगा बेसिन की भौगोलिक व भौतिक संरचना इस प्रकार की घटनाओं को जन्म देती है। प्राथमिक स्तर पर उपग्रह डेटा से ही अस्थिर सामग्रियों की पहचान की जा सकती है। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि असुरक्षित क्षेत्रों में भवन निर्माण व होटल व्यवसाय बिना किसी रोक टोक के चलते रहे। आपदा प्रबंधन के लिए बनाई गई संस्थाएं जैसे USDMA और USAC को अग्रिम चेतावनी देने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए थी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्य आंदोलन में जन गीतों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने में अहम भूमिका निभाने वाले जन कवि गिरीश तिवारी गिरदा की आज 15वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर अल्मोड़ा में कवियों, राज्य आंदोलनकारियों, सांस्कृतिक संगठनों ने मॉल रोड स्थित सार्वजनिक स्थल स्वागत की छत पर संयुक्त कार्यक्रम आयोजित कर गिरदा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर जन कवि और प्रसिद्ध संस्कृति कर्मी नवीन बिष्ट ने कहा कि गिरीश तिवारी गिरदा जनता की आवाज थे। उन्होंने पहाड़ की पीड़ा को समझा।
उनका व्यक्तित्व उनके जीवित रहने से अधिक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सामयिक महत्व रखता है और हमेशा रखेगा। हम ये 15वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं और पिछले 15 वर्षों से लगातार मुसलसल हम इस कार्यक्रम को यहाँ पर स्वागत की छत में आयोजन करते हैं। हम उनकी जो विचारधारा थी, उनका जो उनका गीत और जो उनके जनगीत थे, जो जनता की पीड़ा, जन आंदोलनों में जिस प्रकार उनकी भागीदारी रहती थी और जनता की आवाज़ को सड़कों पर उठाते थे, उसी परंपरा को कायम रखने के लिए हम इस आयोजन को करते हैं ताकि गिरदा जीवित रहे, जिंदा रहे। आपको बता दें कि जन कवि गिरीश तिवारी गिरदा का जन्म अल्मोड़ा के ज्योली ग्राम में 10 सितंबर 1945 को हुआ था। उन्होंने गीत नाट्य प्रभाग नैनीताल में भी अपनी सेवाएं दी थीं। नौकरी से अधिक महत्व उन्होंने उत्तराखंडी समाज, पर्यावरण और राज्य हित के लिए रचनात्मकता को दिया। उन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए जनगीतों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। 22 अगस्त 2010 को उनका निधन हो गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना समेत विभिन्न योजनाओं में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की वित्तीय मदद से राज्य के विकास और आम लोगों के आवास का सपना पूरा हो रहा है। हडको के क्षेत्रीय प्रमुख संजय भार्गव ने जानकारी देते हुए कहा कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण आवासीय योजनाओं पर काम कर रहा है। इनमें से कुछ योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। देहरादून के आमवाला तरला ISBT स्थित आवासीय योजनाओं के साथ ही अन्य योजनाओं के लिए भी फंडिंग की है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने बड़े पैमाने पे आम आदमी जो है आय, जो हमारी कमजोर आय वर्ग से लेके एक जो हमारी HIG योजना है वो शहर में दी है। तो यदि हम देहरादून शहर की बात करें तो बड़े पैमाने पे जितनी भी योजनाएं हैं उनकी फंडिंग हडको के माध्यम से की गई है। और हाल ही में आमवाला तरला योजना सहजार रोड पे या HIG योजना है जो ISBT है, ट्रांसपोर्ट नगर पे भी आवास बने, इन सभी योजनाओं में हडको ने जो है फंडिंग की है। हडको ने उत्तराखंड परिवहन निगम के लिए 100 नई बसें खरीदने के लिए फंडिंग की है। इससे पहले भी वह बसों के लिए फंडिंग कर चुका है। श्री भार्गव ने कहा कि आने वाले समय में पार्किंग की समस्याओं के समाधान के लिए भी हडको लोन दे सकता है। हडको ने उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में के लिए जो है अभी हाल ही में 100 बसेस के लिए फंडिंग की। उससे पहले 150 बसेस जो है 2019-20 में भी हम लोगों ने की थी। और ये एक तरह से ट्रांसपोर्ट के लिए जो है, क्योंकि राज्य सरकार के लिए पूरे उत्तराखंड या दिल्ली का जोड़ता है, तो एक बड़ी फंडिंग जो है हडको के माध्यम से दी गई। यदि हम कहेंगे पार्किंग, यदि हम कहें तो उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पार्किंग का एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप किया जाना है। उसके लिए हडको आगे फंडिंग भी कर सकता है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत ऊधम सिंह नगर जिला विकास प्राधिकरण के निर्देशन में बनाए जा रहे 1872 आवासों में से 544 पूर्ण हो चुके हैं। आवासों के आवंटन के लिए अभी तक 1940 लोगों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें 1606 लोगों को लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटित हो चुके हैं। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जय किशन ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1872 फ्लैट बनाए जाने हैं। इसमें लगभग 544 फ्लैट पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि सीलन की समस्या से निपटने के लिए मोनोलिथिक तकनीक से फ्लैट बनाए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो मोनोलिथिक माई वन शटरिंग पे बनाया गया है। माई वन शटरिंग की यह विशेषता होती है कि तराई के रीजन्स में जो सीलन की समस्या होती है वो यहाँ पर नहीं होगी। इसको इस तरीके से बनाया जा रहा है कि मोस्टली कंक्रीट और सीमेंट का सरिया और सीमेंट के माध्यम से इसे बनाया जा रहा है। लाभार्थी अंश 3 लाख रुपए हैं, जो काफ़ी कम है। इसमें सरकार के द्वारा 3 लाख का अंश दिया जा रहा है। आपको बताते चलें कि बागवाला गांव में 15 एकड़ जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनाने का कार्य लगभग 2 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। इसमें 4 मंजिले भवन में 23 ब्लॉक होंगे। कुल 28 वर्ग मीटर के एक फ्लैट में 1 बेडरूम, 1 बैठक कमरा, 1 रसोई, शौचालय, बालकनी बनाई जाएगी। राज्य सरकार आम जन की आजीविका को सशक्त करने के लिए लगातार प्रयासरत है। स्वयं सहायता समूहों के साथ ही पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए आंचल डेयरी एक बड़ी कड़ी साबित हो रही है। चमोली जनपद में दुग्ध उत्पादक समितियों का नेटवर्क अब ग्रामीणों की आर्थिक रीढ़ बन चुका है।
चमोली जनपद के कर्णप्रयाग ब्लॉक के शिमली स्थित दुग्ध संयंत्र में रोजाना करीब 23 से 2500 किलो दूध जिले के विभिन्न ब्लॉकों से पहुंच रहा है। यही नहीं, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ शिमली का सालाना टर्नओवर 3 से 4 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जनपद चमोली में इस समय 72 समितियां कार्यरत हैं। प्रत्येक समिति में हमारे जो है न्यूनतम 30 सदस्य से हमारी समिति का गठन किया जाता है। और जो बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में, जो हमारे गाँव के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभिक दूध समिति का गठन करके उनके द्वारा उनके इस्तेमाल के अलावा जो उनके पास दूध अवशेष बचता है उस दूध को वो अपना व्यापार कर सकते हैं। मुख्य उद्देश्य जो हमारे विभाग का होता है वो यही होता है कि हम उनको जो है उन्हीं के गांव में बाजार उपलब्ध कराएं, जिससे कि वो मानकों के आधार पर हम उनसे उनका दूध क्रय करते हैं। चमोली जनपद में इस वक्त 72 समितियां सक्रिय हैं। हमारा उद्देश्य है कि ग्रामीणों से लिया गया दूध पूरी गुणवत्ता के साथ संयंत्र तक पहुंचे और यहां प्रोसेसिंग के बाद बाजार तक पहुंचे। इससे ग्रामीणों की आर्थिकी मजबूत हो रही है। संयंत्र में आने वाले दूध की लैब में हर स्तर पर जांच होती है। यहां पानी या अन्य केमिकल की मिलावट को मशीनों के जरिए परखा जाता है। सोसाइटी से जो दूध आता है उसका ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट होता है बाहर पे, जैसे आंख से देखना, फिर उसमें कोई गंदगी वगैरह सबसे पहले होता है। फिर सीओपी टेस्ट होता है, क्लोटन बॉइलिंग की कोई दूध फटा है या सही रूप से आया है नहीं है, उसका टेम्परेचर जांच करना। फिर उसके बाद लैब में उसका सैंपल लिया जाता है। सैंपल लेने के बाद उसकी ग्रेडिंग्स देखी जाती है कि जैसे 4.5 का हमारा स्टैंडर्ड मिल्क होता है, 6 का जो हमारा होता है एफसीएम फुल क्रीम मिल्क होता है। फिर काव हो गया 350, उसमें मतलब जो फैट होते हैं, और 850 ऐसे नट होती है। उस हिसाब से दूध की ग्रेडिंग करते हैं। हमारा उद्देश्य आम जन तक पूरी तरह से शुद्ध व गुणवत्तापूर्ण उत्पाद पहुंचाना है, ताकि लोगों की सेहत के साथ कोई समझौता न हो। दूध की लगातार सप्लाई और समय पर भुगतान से किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं। दूध का मूल्य भी ठीक ठाक मिल जाता है। उसमें अलग से 4 रुपया प्रोत्साहन राशि भी मिलती है। जुड़े तो काफी लोग हैं सर। एक सोसाइटी में कम से कम ये लगा लो आपकी 15-20 मेंबर रहते हैं, और ऐसे ही लगा लो 10-15 गांव है तो 100-150 लोग। पिथौरागढ़ के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी प्रोजेक्ट 21 के तहत पिथौरागढ़ और तिब्बत सीमा से जुड़े 7 अंतर्राष्ट्रीय दर्रों की साहसिक यात्रा पर रवाना हुए। कलेक्ट्रेट परिसर से जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी और आईटीबीपी की 14वीं बटालियन के कमांडर आरबीएस कुशवाहा ने हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने इसे जिले के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताते हुए कहा कि डॉक्टर सैनी का प्रयास समाज को नई प्रेरणा देगा। वहीं सीडीओ डॉक्टर सैनी ने बताया कि साहसिक यात्रा का उद्देश्य उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन की संभावनाओं की तलाश करना और वाइब्रेंट विलेज की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। उत्तराखंड राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नजदीक पर्यटन की नई संभावनाओं को तलाश करने के उद्देश्य से तथा वाइब्रेंट विलेजेस जो प्रोग्राम है हमारा, उसमें वाइब्रेंट विलेजेस की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है। सीडीओ डॉक्टर दीपक सैनी ने बताया कि पहले चरण में 2023 में चमोली जिले के 10 दर्रों की चढ़ाई हो चुकी है, जबकि तीसरे चरण में उत्तरकाशी के 4 दर्रों की चढ़ाई की जाएगी। कुल 21 दर्रों की यह यात्रा एक अनूठा कीर्तिमान होगी। डॉक्टर सैनी ने इसके लिए जिला अधिकारी सहित पर्यटन सचिव धीरज गर्ब्याल, ग्रामीण विकास सचिव राधिका झा, आयुक्त कुमाऊं डॉक्टर दीपक रावत, सेना व आईटीबीपी का सहयोग के लिए आभार जताया। वाइब्रेंट विलेजेस का भ्रमण करते हुए भारत तिब्बत सीमा पर स्थित 7 अंतर्राष्ट्रीय दर्रे है, जिसमें कि किंगरी बिंगरी ला, उंटाधुरा, जयंती धुरा, नुवेधुरा, लुवेधुरा, लंपियाधुरा, मुंशाधुरा, सिनला पास, ओल्ड लिपुलेक पास तथा इंडो नेपाल चाइना का जो ट्राई जंक्शन बॉर्डर है उसकी चढ़ाई मैं करूंगा। इन सभी दर्रों की ऊंचाई लगभग 5500 मीटर के आसपास है और कुछ दर्रे जो हैं लगभग 6000 मीटर तक के पास भी है। पुलिस लाइन पौड़ी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह द्वारा मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित कर अपराधों की समीक्षा की गई। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्रांतर्गत शराब के नशे में वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध वाहन सीज, चालान एवं ड्राइविंग लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई प्राथमिकता से करें। नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने की स्थिति में उनके अभिभावकों, वाहन स्वामियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से बाहरी व्यक्तियों के ऑनलाइन
सत्यापन पर विशेष रूप से किराएदारों, मजदूरों, घरेलू सहायकों, हॉस्टल, पीजी में रहने वाले विद्यार्थियों का ऑनलाइन सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाए। बैठक के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने नीलकंठ श्रवण कांवड़ मेला ड्यूटी व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सफल संचालन तथा आपदा के दौरान बेहतर कार्य करने पर पुलिस टीम की सराहना की। आज पुलिस लाइन पौड़ी गढ़वाल में मासिक क्राइम गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी थानाध्यक्ष, सभी सीईओज हमारे ज्वाइन थे और जो भी पिछले माह हमारी टीम्स के द्वारा अच्छे कार्य किए गए हैं, जिसमें श्रावण मास कांवड़ यात्रा का सकुशल संयोजन करवाया गया, तो उन सभी अधिकारी कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। इसी के साथ साथ जितने भी हमारे पेंडिंग क्राइम है, जो इन्वेस्टिगेशंस में कार्य करने हैं, उन सभी के ऊपर इनपुट्स लिए गए। रुद्रप्रयाग के विकासखंड अगस्त्य मुनि के अंतर्गत स्थित दूरस्थ ग्राम तूना में प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में जनता दरबार एवं जन संवाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर उन्हें संबंधित विभागों तक प्रेषित किया। कार्यक्रम में सबसे अधिक शिकायतें जल जीवन मिशन से जुड़ी रहीं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पानी संग्रहण के लिए टैंक तो बना दिया गया है, लेकिन पाइपलाइन डालने का काम अधूरा है, जिस कारण ग्रामीण अब भी दूर के प्राकृतिक स्रोतों से पानी लाने को मजबूर हैं। उन्होंने पुरानी पेयजल लाइनों के सुधार की मांग भी की। इसी प्रकार ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग से खेतों की सिंचाई के लिए कूलों के निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं इस अवसर पर जिला सूचना अधिकारी ने यूसीसी सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर ग्रामीणों को जानकारी दी। इस कार्यक्रम में अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि सभी शिकायतों का प्राथमिकता से परीक्षण कर त्वरित समाधान किया जाएगा। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत आज ग्राम पंचायत तूना में हमने ग्रामीणों के साथ मुलाकात की। ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या पेयजल की समस्या है। यहाँ पर जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत नई पाइपलाइन और नए टैंक का निर्माण किया गया है, लेकिन ग्रामीणों की शिकायत है कि उनमें पानी की सप्लाई उचित तरीके से नहीं होती है। इसके अलावा उनकी जो पुरानी पेयजल लाइन है उसका भी रखरखाव सही से नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों की दूसरी समस्या यहाँ पर बंदर और सुअरों का आतंक है। बंदरों की और सुअरों की वजह से उनके खेत की भूमि बंजर होती जा रही है। ग्रामीण खेतों में काम करते हैं, लेकिन खेतों से फसल की पैदावार नहीं हो रही है। इसके अलावा बिजली की लगातार होती ट्रिपिंग को लेकर भी ग्रामीणों ने समस्या अपनी दर्ज कराई है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर से नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की मुलाकात। कुंभ 2027 और आवास योजनाओं पर सहयोग का किया अनुरोध। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर आदेश में किया संशोधन। वैक्सीनेशन के बाद अब आवारा कुत्तों को उनके मूल इलाकों में छोड़ा जाएगा। पकड़ने में बाधा डालने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में बनी अस्थायी झील को खोलने के हो रहे प्रयास। जिला अधिकारी प्रशांत आर्य राफ्ट से झील के दूसरे किनारे लोगों से मिलने पहुंचे। 1336 परिवारों को पहुंचाया गया सुरक्षित स्थानों पर। उनतीस अगस्त को उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल दिवस पर होगा भव्य आयोजन। 38वें राष्ट्रीय खेलों में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल दिवस पर मिलेगी नगद धनराशि। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत चयनित खिलाड़ियों की धनराशि की जाएगी डीबीटी। और बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में दीर्घकालिक पूजा करने वाले श्रद्धालुओं को अब स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंचाया जाएगा प्रसाद। भारतीय डाक सेवा विभाग और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के बीच साइन हुआ एमओयू। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।